नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। 2024 के शंखनाद का काउंटडाउन जारी है, जहां पर महामुकाबले में 299 दिनों का वक्त बाकी है। उससे पहले कर्नाटक के सियासी मैदान जंग का अखाड़ा बना हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। पीएम मोदी का ये 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जहां बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों तरफ भीड़ मौजूद है। क्वांटम जंप देने की कोशिश की गई है केंद्र और राज्य सरकार। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री की छवि को भुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी यहां पर कर रही है। सरकार क्योंकि अगर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है कि पीएम के मेगा रोड शो, पीएम की रैलियों, पीएम के भाषण से यहां पर जितना ज्यादा लाभ उठा सके उतना उठा लिया जाए। प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं, वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं और भगवा टोपी पहने इस खुली हुई बस में रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज हैं, तो प्रधानमंत्री यहां पर प्रचार कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, तो ऐसे में बैंगलोर का विकास, बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है, तो यहां पर 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, चारों जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर इस वक्त प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं और कोशिश है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाई जाए, एक बार फिर से कमलों खिलाया जाए और उसी सोच के साथ फिलहाल यहां पर प्रचार प्रसार जो है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं उस रथ पर। उनके साथ सवार हैं उम्मीदवार, जो यहां से उम्मीदवार हैं वो लोग उम्मीदवार रथ पर सवार हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू। जी हां, ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो है। कल वो 3 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे और बैसूर में एक रोड शो फिर से करेंगे। शाम को 4:30 बजे उस रोड शो का टाइम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो सड़क पर आ गए हैं। लगभग 6 किलोमीटर का ये रोड शो होना है। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में भी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा सुधारना है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो सदानंद गौड़ा है। जी हां, पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो सांसद भी हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो है वो अब उनका रोड शो शुरू हो गया है। लगभग 6 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा। इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 विधानसभाओं को कवर करने वाले हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि ये रोड शो उनको कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा सीटें यहां पर दिलाएगा। बैंगलोर शहर में जो कमी पिछली बार रह गई थी, उस कमी को पूरी करने का श्रेय वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बैंगलोर के पास आ जाए और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अगर कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है बैंगलोर शहर के अंदर। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि कहीं इस सरकार के प्रति अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी है तो उस एंटी इनकम्बेंसी को अगर कोई तब्दील कर सकता है पार्टी के और सरकार के हित में तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है जो हार को जीत में तब्दील करने का मादा रखता है। इधर आपको बता दें, कर्नाटक जो है पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है, जहां इस वक्त नेताओं की भाषा की टूटती मर्यादा सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर सियासत गरमाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में गरजे तो गालियों का मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस
कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला। ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कर्नाटक चुनाव का सियासी मैदान सजा तो एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाली गलती दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की तुलना सांप से की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जमीन से गाली का पलटवार किया। कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर रैली में गाली का जिक्र किया, कांग्रेस के पुराने बयानों की याद दिलाई, वहीं इसे महापुरुषों के अपमान से जोड़ा। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाकर सियासी मैदान पर उतरी है, जहां कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी सांप नहीं, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है। ये सोनिया जी और राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए इस तरीके के वक्तव्य देना, कभी सांप कहना, कभी बिच्छू कहना, कभी रावण कहना, ये बात बताता है कि कांग्रेस पार्टी का स्तर आज कितना नीचे जा चुका है, जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके की भाषा बोल रहा है। पीएम पर निजी टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही सफाई दे चुके हैं कि उनका निशाना प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा थी। वहीं अब कांग्रेस बीजेपी के महापुरुषों को टारगेट करने वाला मुद्दा उठा रही है। पूरे विश्व में कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के हीरोज को गाली देता हो, नायकों को गाली देता हो। कभी अमेरिका में आपने नहीं सुना होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ कोई बोलता हो, कभी आपने अफ्रीका में नहीं सुना होगा कि नेल्सन मंडेला का खिलाफ कोई बोलता हो। लेकिन हिंदुस्तान में 2014 से एक परंपरा आ गई है कि नेहरू जी के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कौन माफी मांगेगा? मांगे माफी, प्रधानमंत्री जी को आज माफी मांगनी चाहिए थी। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, तो वह इधर कर्नाटक के अलावा दिल्ली में सियासी संग्राम तेज है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है, जहां अब सियासी पार्टियों के दौरे भी तेज हो गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला किया।
सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। सबसे पहला सवाल उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने ही पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है। उनको पद से तो हटाएं, जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन, ऐसा अखाड़ा जमा कि जिसके दांव दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर के बाद अब सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं। धरने के मैदान में डटे पहलवान और उनका समर्थन कर रहे सियासतदान बस एक सवाल कर रहे हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, महिला पहलवानों की शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल बृजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से बृजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? सुबह प्रियंका गांधी ने भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात की, तो शाम होते होते केजरीवाल भी पहलवानों के बीच पहुंच गए। दोनों नेताओं ने बृजभूषण पर अब तक कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया, सरकार पर बृजभूषण को बचाने का आरोप लगाया। हमारे देश इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? इस बीच यौन शोषण मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने एफआईआर की कॉपी पहलवानों को दे दी। जल्द ही नाबालिग शिकायतकर्ता से संपर्क की बात कही है। बृजभूषण शरण पर 2012 से 2022 तक अलग अलग जगहों पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। जांच के लिए 7 महिला अफसरों की तैनाती की गई है। बृजभूषण सिंह ने भी जांच के बाद सच्चाई सामने आने की बात कही है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। हालांकि जांच में सच्चाई के दावे के साथ बृजभूषण धरने पर बैठे खिलाड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे विरोध को बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। प्रियंका
तो एक परिवार और एक अखाड़े को शिकायत क्यों, ये सवाल ब्रजभूषण पूछ रहे थे। लेकिन इधर दिल्ली में एक सियासत अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर भी जारी है, जिसमें एलजी की एंट्री हो गई है। एलजी ने बंगले की रेनोवेशन जुड़ी फाइल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। बीजेपी लगातार बंगले में खर्च को लेकर हमलावर है। 45 करोड़ खर्च का ये मामला, देखिए आप। साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। जिस आम आदमी की छवि के साथ केजरीवाल ने सत्ता के शिखर का रास्ता तय किया, आज उसी छवि को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल की पोस्टर पॉलिटिक्स के खिलाफ अब बीजेपी ने पोस्टरों को अपना हथियार बनाया। दिल्ली की सड़कों में अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जनता का पैसा बंगले में लगाने का आरोप लगा रही है। ऐसे तमाम पोस्टर्स जो हैं दिल्ली में कई जगहों पर लगे हुए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है, साफ लिखा है कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, ये पैसे तो मेरे टैक्स का है। और ये एक एनजीओ ने इन पोस्टर्स को दिल्ली में जगह जगह पर लगाया हुआ है। सवाल यही कि क्या वाकई में 45 करोड़ रुपए की जो रेनोवेशन की बात हो रही है वो टैक्स पेयर का पैसा था। जिस एलजी के खिलाफ केजरीवाल लगातार मोर्चे पर रहते हैं, वो भी अब बंगले को लेकर एक्शन में आ गए। सीएम आवास के रिनोवेशन मामले पर एलजी ने संज्ञान लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सारी फाइल को सुरक्षित रखा जाए और 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुए 45 करोड़ के रेनोवेशंस को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक रिपोर्ट तलब की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को लिखकर कहा है कि जितने भी दस्तावेज इस रेनोवेशन से संबंधित हो उन्हें तत्काल अपनी हिरासत में लिया जाए और सारे जो ये दस्तावेज हैं उन्हें अपने पास रखा जाए। इनको संज्ञान में लेने के बाद, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद 15 दिन में ये उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सुर मिला रही है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्टन लगाए जाते हैं, टॉयलेट कमोड पर भी 4 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, और वो उस समय जब दिल्ली की जनता कोविड के समय त्राहिमाम कर रही थी। और इसमें केवल नैतिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि वित्तीय भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया ताकि जीएफआर के नॉर्म से बचा जा सके, और इन्फ्लेटेड प्राइसेस भी लगाए गए हैं। तो ये सीडब्ल्यूजी स्कैम की तरह एक स्कैम भी किया गया है। ऐसी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है, इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। रामलीला मैदान में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित जी की तरह सरकारी महल नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे जैसे रहते हैं। लेकिन आज सुनने में आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1-2 करोड़ नहीं, 10-12 करोड़ नहीं, 45 करोड़ रुपया अपने सरकारी आवास की सजावट पे जनता का फूंक डाला है। ये कितना जायज है? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके एक नहीं 2 नेता इस समय तिहाड़ में भ्रष्टाचार के जो है आरोपों के चलते सलाखों के पीछे है, बेल नहीं मिल रही इन्हें। उधर शराब नीति में भी आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। मोदी जी कितनी कोशिश कर लें लेकिन केजरीवाल जी के काम को रोक नहीं पाएंगे। दिल्ली में मोदी जी कितनी साजिशें कर लें। आज सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठ कर के नारेबाजी कर रही हैं, और सबके हाथ में अगर आप देखेंगे होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं, वी मिस यू मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लेकर के यहाँ पर कटआउट्स लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार और आम आदमी को लेकर रखी गई थी, और दोनों ही मुद्दों पर अब वो इस वक्त घिरी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल रखा है।
फिलहाल केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त करप्शन के घेरे में चल रही है, क्योंकि एक्साइज लिकर पॉलिसी के मामले के बाद अब ये दूसरा बड़ा आरोप उन पर लग रहा है और लग रहा है ऐसा कि उनकी एंटी करप्शन छवि कहीं ना कहीं धूमल हो रही है इन सारे आरोपों से। हिमांशु शर्मा के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।